लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सबसे गलत समझा गया कॉन्सेप्ट है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ इतना देखकर भी ट्रेड कर लिया तो आप 70% टाइम सही होंगे। आपको पता ही नहीं है कि इसका असल कहानी इसके वीकली चार्ट पे छुपा है। तो यहां पे आपको जो भी स्टॉक्स दिखे, अगर इन सेक्टर्स के बाहर के हैं, आपको उनमें ट्रेड ही नहीं करना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आई और तब यह स्टॉक 70% से ज्यादा बढ़ गया था। यहां पे जो रिजेक्शन मिला है ये किसी सेलर से नहीं मिला, ये खुद बायर्स ने अपने पोजीशन को लूज किया है। अब मुझे ये बात कैसे पता चला, तो ये देखिए। अगर आपने अब तक स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी कोर्स खरीदा है तो उसे फेंक दो, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको लोग 50,000 के कोर्स में भी नहीं बताते। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको स्विंग ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी स्विंग ट्रेडिंग बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आज की इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप इन कॉन्सेप्ट्स के मास्टर बन चुके होंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। इंस्टाग्राम में हमारा 30 डेज ट्रेडिंग माफिया चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग के उन सीक्रेट्स के बारे में बता रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना। तो मेक श्योर यू फॉलो माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। अभी तुरंत ही गर्मियों का सीजन पार हुआ है और आपको पता है कि गर्मियों में आम बहुत ज्यादा डिमांड में होता है, और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है आम का दाम और बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए आज आप मार्केट गए और आपको पता चला कि आम 100 रुपए किलो मिल रहा है, और आपको पता है कि जैसे गर्मियां बढ़ेंगी आम के दाम और बढ़ते जाएंगे। तो आपने 200 किलो आम खरीद लिया और 4 दिन बाद आपको पता चला कि उस आम की कीमत 150 रुपए हो गई। यानी 100 रुपए किलो के हिसाब से आपने आम खरीदा और 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचा। और स्टॉक मार्केट में भी एक स्विंग ट्रेडर एग्जैक्टली यही करता है। वो 5-6 दिनों के लिए किसी स्टॉक को खरीदता है और 5-10% प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। देखिए, अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई आपका अपना बिजनेस है तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता। यहाँ हम एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए गेम खेलते हैं, इसीलिए हमारा टारगेट इंट्राडे के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इंट्राडे में जहां आप 1-2% का टारगेट लेते हैं, वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आपका टारगेट 5 से 10% का होता है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक को 5 से 7 दिन होल्ड करते हैं। देखिए, ये पूरी तरह सही नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। स्विंग ट्रेडिंग के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें एक स्विंग को कैप्चर करते हैं, और इस पूरे स्विंग को कैप्चर करने में हमें 3 दिन भी लग सकते हैं और 10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आइडियली हमें एक स्विंग को कैप्चर करने में 5 से 7 दिन लग ही जाते हैं। तो याद रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग दैट वन स्विंग। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेम एनालिसिस, और यहां से शुरू होता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग का असल कोर्स। देखिए, टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सबसे गलत समझा गया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये ग्रोवल के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि स्टॉक ने यहां पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, और आज के दिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अब 90% स्विंग ट्रेडर्स सिर्फ इतना देखकर ही स्टॉक में एंट्री ले लेंगे, और उनके एंट्री लेते ही स्टॉक नीचे आने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि स्टॉक में तो सब कुछ अच्छा था, इतना बड़ा ब्रेकआउट था, 50% से ऊपर का बॉडी था, इतना बड़ा वॉल्यूम था, फिर स्टॉक नीचे क्यों आ गया? आपको पता ही नहीं है कि इसका असल कहानी इसके वीकली चार्ट पे छुपा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को खोलें, एक सेकंड रुकिए, यहां पे देखिए, ये मैंने इसके वीकली चार्ट को खोला। ये स्टॉक अपने वीकली रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा था, और जब आपने डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को देखा तो आपको इतना बड़ा पिक्चर दिखा ही नहीं। इन शॉर्ट, आपसे इतना बड़ा चीज मिस हो गया, और इसी वजह से आपके एंट्री लेने के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। ये स्टॉक रेजिस्टेंस को जरूर तोड़ सकता था, लेकिन एक दिन में स्टॉक ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया कि अब बायर्स धीरे धीरे बाई करते करते थक गए। और याद रखिए कि स्टॉक कभी भी रिटेल ट्रेडर की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस की वजह से बढ़ता है। ये इसी स्टॉक के 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंस्टीट्यूशंस ने यहां कहीं बाई किया होगा, यहां बाई किया होगा, यहां बाई किया होगा, लेकिन उनके बाई करने का भी एक लिमिट है। वो कभी भी एक प्राइस बैंड में बाई करते हैं, जैसे 85 से 90 एक प्राइस बैंड है, और अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो उनके अंदर इतना ताकत है कि वो स्टॉक को वापस अपने प्राइस रेंज में लाएंगे, लेकिन वो कभी भी ऊपर के लेवल में बाई नहीं करेंगे। और यही वजह है कि स्टॉक जब अचानक से ऊपर चला गया तो उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कम होने लगा। यहां पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इन शॉर्ट, स्टॉक अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है
यहां पे सेलर्स नाम का एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ है और जब ये स्टॉक को नीचे ढकेलेंगे तो थके हुए बायर्स इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 90% टाइम ऐसा होता है कि जब भी एक स्टॉक एक बड़ा सा कैंडल बनाकर अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है, उसके बाद वो और ऊपर नहीं जा पाता। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कितना जरूरी है। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में जो स्टॉक आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में उससे ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास वो खड़ा हो। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जिनमें स्टॉक बिना रुके अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर चला जाए, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। सबसे पहला है कि अगर उस स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज आई है। देखिए, मैं फ्रैंकली एक चीज बताता हूं कि न्यूज के आगे टेक्निकल एनालिसिस की कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी स्टॉक के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया है, तो चाहे वो स्टॉक टेक्निकली कितना भी खराब हो, आरएसआई चीख चीख के कह रहा हो कि स्टॉक लेने का सही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। इसी तरह से अगर किसी स्टॉक के बारे में बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आई हो, तो फिर वो स्टॉक टेक्निकली कितना भी स्ट्रांग हो, वो नीचे ही आएगा। और दूसरा केस है अगर वो सेक्टर ट्रेंड में हो। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सेक्टर ट्रेंड में है, इसका मतलब है कि उस सेक्टर में बाकी सेक्टर से निकालकर पैसा डाला जा रहा है। तो इस केस में बायर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो स्टॉक रेजिस्टेंस को इजीली तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है। और एग्जैक्टली यही सेक्टर एनालिसिस अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरे मुंह से यह बात बहुत बार सुनी होगी कि एक खराब सेक्टर का अच्छा स्टॉक लेने से अच्छा है कि एक अच्छे सेक्टर का खराब स्टॉक लो। और आज मैं आपको वही बात एक एग्जांपल से समझाने वाला हूं। एक बात बताइए कि आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजीज एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी? आई नो कई लोगों ने इस स्टॉक का नाम पहली बार सुना होगा। यह कंपनी लॉस में है और इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है। एचडीएफसी के अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी को नहीं खरीदा है। इनफैक्ट एचडीएफसी का सबसे कम एलोकेशन इसी कंपनी में है, यानी ये कंपनी हर जगह से रिजेक्टेड है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आई और तब ये स्टॉक 70% से ज्यादा बढ़ गया था। और उसी वक्त मैंने अपार इंडस्ट्रीज में स्विंग ट्रेड लिया था और वो स्टॉक 5300 से 8300 चला गया था, यानी 50% से भी ज्यादा का ग्रोथ। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में एडेड है, उन्हें मैंने ट्रेड लेने से पहले ही बता दिया था। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। इस टेलीग्राम चैनल में मैं बताता हूं कि अभी कौन कौन से सेक्टर ट्रेंड में है, कौन से वो सेक्टर्स है जिनमें एफआईएस फ्रेशली एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े न्यूज है, उसकी पूरी एनालिसिस मैं वहां पे डालता हूं। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसका नाम है द ईगल आई स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली इजी है और इसकी एक्यूरेसी 70% से भी ज्यादा है। इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने ईगल आई स्ट्रैटेजी इसलिए दिया है क्योंकि इसमें रैंडमली हम किसी भी स्टॉक को नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो सेक्टर्स अभी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। देखिए, सेक्टर बेस्ड ट्रेडिंग का आपको यह फायदा होता है कि आपको सिर्फ यह पता नहीं चलता कि आपको किन सेक्टर्स में ट्रेड करना है, आपको यह भी पता चलता है कि कौन सा सेक्टर आपके लिए इररेलेवेंट है, कोई काम का नहीं है। और अगर सेक्टर आपके हाथ में आ गया तो यकीन मानिए आपका 90% काम वहीं पे हो गया। इस स्ट्रैटेजी में हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमें वैसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो अभी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैंने उन सेक्टर्स के बारे में नहीं कहा जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से वो नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन मैं उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो अभी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। एक बार आपको इन सेक्टर्स के बारे में पता चल गया तो आपका दूसरा स्टेप है वैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो 52 वीक हाई के 10% के आसपास नीचे है। अब मैं 52 वीक्स हाई क्यों बोल रहा हूं? देखिए, कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक्स हाई तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस भी है, वरना किसी स्टॉक में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं होगा कि वो इतने लंबे टाइम तक ऊपर जा सके। और दूसरी बात, मैंने ये कहा कि वो स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के 10% नीचे होना चाहिए। ये बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला ये कि उस स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो उतने ऊपर तक जा सका। और दूसरा, अब तक आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस किसी स्टॉक को ऊपर से नीचे ढकेलता है, लेकिन ये उतना ही सच है कि रेजिस्टेंस किसी स्टॉक को अपने तरफ खींचता भी है। जी हां, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास है तो सबसे पहला तो उसका नोशन यह बन जाता है कि वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। दूसरा, उसके बायर्स भी काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि कम से कम 52 वीक हाई या अपने उस रेजिस्टेंस के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। और एक और बात कि जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान भी उस स्टॉक पे आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब स्टॉक का डिमांड बढ़ना शुरू होगा, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली और ऊपर जाता जाएगा। और तीसरा स्टेप,
वो स्टॉक अपने 10 EMA का सपोर्ट ले रहा हो। देखिए, कोई स्टॉक जब एक अप ट्रेंड में होता है तो उसका 10 EMA का सपोर्ट एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। स्टॉक के सपोर्ट लेने का मतलब है कि इस लेवल में बहुत ज्यादा बाइंग हुई है और स्टॉक इस बार जब इस लेवल से ऊपर बढ़ेगा तो इस बार और ज्यादा स्ट्रांग होकर ऊपर बढ़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि स्टॉक 10% बिलो 52 वीक हाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 10% ही नीचे होना चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल में हो सकता है 3% हो, 4% हो, 10% मैक्सिमम लिमिट है। 10% से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। अब 10% से कम कितना भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को कैसे खोजना है। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे ट्रेंड लाइन सेक्टर डैशबोर्ड, ट्रेंड लाइन सेक्टर डैशबोर्ड। तो यहां पे हम इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। तो यहां पे हम थोड़ा नीचे जाते हैं और ये देखिए, यहां पे सेक्टर पे क्लिक करना है और यहां पे क्वार्टर पे क्लिक करना है। यानी कि 3 महीने में हमें देखना है कि कौन कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ में थे। ये हम नीचे आते हैं। अब यहां पे हमें देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो क्वार्टरली में थोड़ा पीछे थे लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में वो आगे आ गए। ये देखिए, ये मैंने यहां पे मंथली टाइम फ्रेम खोला और यहां पे अगर मुझे कोई सेक्टर दिख रहा है जैसा फॉरेस्ट मटेरियल, तो हमें देखना है कि क्या क्वार्टरली टाइम फ्रेम में फॉरेस्ट मटेरियल थोड़ा पीछे था जो मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा आगे आ गया है। इसके लिए हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम खोलते हैं और यहां पे हम फॉरेस्ट मटेरियल खोजते हैं। तो यहां पे देखिए, फॉरेस्ट मटेरियल काफी पीछे था क्वार्टरली टाइम फ्रेम में, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट मटेरियल काफी आगे आ गया है। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन हुआ है। और याद रखिए कि स्ट्रेंथ कभी भी रिटेल ट्रेडर्स के पैसे से गेन नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशंस के पैसे से गेन होता है। इसी तरह यहां पे मीडिया है। तो हम देखते हैं क्या क्वार्टरली में मीडिया थोड़ा पीछे था। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे मीडिया तो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां है। ये देखिए, यहां पे देखिए मीडिया कितना पीछे था और मंथली टाइम फ्रेम में मीडिया कितना आगे आ गया है। यानी 1 महीने में मीडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन हुआ है। इसी तरह यहां पे कमर्शियल सप्लाईज है, डाइवर्सिफाइड है। तो यहां पे हम देखते हैं क्या कमर्शियल सप्लाईज थोड़ा पीछे था। तो यहां पे देखिए, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में भी काफी आगे था लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में यह और ज्यादा आगे आ गया है। तो अब आप समझ रहे हैं बात को कि आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर है जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में काफी पीछे था लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में वो धीरे धीरे आगे आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं फार्मा का। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में फार्मा यहां पे है। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे ना तो यहां पे आपको देखिए नंबरिंग भी मिलेगा। सबसे पहले यहां पे कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज दिख रहा है। तो यहां पे देखिए कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई सबसे ऊपर है। तो इस चीज का नंबरिंग फॉर्मेट आपको यहां पे मिलेगा। तो अगर हम देखें तो फार्मा यहां पे 5th नंबर पे था मंथली टाइम फ्रेम में, और इसी को अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए, यहां पे फार्मा आपको कहीं ना कहीं 14 नंबर पे दिख रहा है। यानी क्वार्टरली में वो 14 नंबर पे था और मंथली टाइम फ्रेम में 5th नंबर पे आ गया है। इसका मतलब है कि फार्मा में भी काफी स्ट्रेंथ आया है। तो यहां पे हमें कुल मिला के 4-5 सेक्टर दिख गए। कमर्शियल हो गया, डाइवर्सिफाइड, फॉरेस्ट मटेरियल, फार्मा, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी काफी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल कितने नंबर पे है, 6th नंबर पे है। लेकिन ये क्वार्टरली में कितने नंबर पे था, 1 सेकंड मैं बताता हूं। ये देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्वार्टरली में 11th नंबर पे था। यानी 11 से 6 काफी स्ट्रेंथ गेन हुआ है। तो हमने यहां पे 4-5 सेक्टर शॉर्टलिस्ट कर लिए, कमर्शियल, डाइवर्सिफाइड, फॉरेस्ट मटेरियल, मीडिया, फार्मा, कंज्यूमर और एफएमसीजी। यहां पे देखिए केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी काफी स्ट्रेंथ आया है। ये देखिए, आप मंथली टाइम फ्रेम में केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स 8th पोजीशन में था, 8वें पोजीशन में। और अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए, यहां पे ये 10th पोजीशन में था। यानी 10 से सीधा 8 तक पहुंचा है, काफी स्ट्रेंथ गेन हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको इन 7-8 सेक्टर्स के अलावा किसी में ट्रेड नहीं करना। कमर्शियल, डाइवर्सिफाइड, फॉरेस्ट मटेरियल, मीडिया, फार्मा, कंज्यूमर, एफएमसीजी और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इन 7-8 सेक्टर्स के अलावा आपको बाकी 12-15 सेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं देना है। यानी आप समझ रहे हैं, आपका 90% काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ इतना देखकर भी ट्रेड कर लिया तो आप 70% टाइम सही होंगे।
तो अब हमारा दूसरा स्टेप है वैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना जो अपने 52 वीक हाई से मैक्सिमम 10% नीचे हो। इसके लिए खास मैंने एक स्क्रीनर बनाया जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये है वो स्क्रीनर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहां पे आप देखिए केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स के स्टॉक्स कितने ऊपर गए, यहां पे फार्मा के स्टॉक्स भी कितने ऊपर गए। याद रखिए आपको सिर्फ इन 7-8 सेक्टर्स में ही ट्रेड करना है। तो यहां पे आपको जो भी स्टॉक्स दिखे अगर इन सेक्टर्स के बाहर के हैं आपको उनमें ट्रेड ही नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो 1% से 5% के बीच में बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया है जो 5.44% बढ़ा है, और ये केमिकल सेक्टर का भी स्टॉक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया टाइप करेंगे तो यहां पे देखिए ये बता रहा है कि ये स्टॉक केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो चलिए हम जल्दी से इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का चार्ट देख लेते हैं। ये है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का चार्ट। अब आप देखिए कि मैं स्टॉक सिलेक्ट कैसे करता हूं। मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में देख लिया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब मुझे इसके थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में देखना है कि स्टॉक क्या वाकई अप ट्रेंड में है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मुझे दिख रहा है कि स्टॉक सच में अप ट्रेंड में है, लेकिन अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहां पे मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं तुरंत ही डे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उस रेजिस्टेंस में आखिर हुआ क्या था। तो यहां मैं यहां पर आया, ये असल में रेजिस्टेंस है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए एक्चुअली यहां पे हुआ क्या था कि स्टॉक ने इस दिन एक गैप अप ओपनिंग दी, और यहां पे थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहां से उसे रिजेक्शन मिला और स्टॉक ने यहां पे एक ग्रेव स्टोन डोजी बनाया। लेकिन यहां मुझे एक चीज समझ आ रहा है, यहां पे जो रिजेक्शन मिला है ये किसी सेलर से नहीं मिला, ये खुद बायर्स ने अपने पोजीशन को लूज किया है। अब मुझे ये बात कैसे पता चला, तो ये देखिए यहां पे स्टॉक ने अगले दिन जो गैप अप ओपनिंग दी, इसके वजह से इंस्टीट्यूशंस का बहुत सा ऑर्डर्स यहां पे पेंडिंग रह गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंस्टीट्यूशंस अपने लिमिट से आगे कभी भी बढ़ के बाई नहीं करेगी। उनके अंदर इतना ताकत है कि वो स्टॉक को वापस वहां पे खींच के ला सकती है। तो यहां पे देखिए इंस्टीट्यूशन ने उस स्टॉक को वापस यहां पे खींच के लाया, और सितंबर महीने में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया था। तो इसके बाद स्टॉक अपना मोमेंटम यहां से लूज करता है और वो गिरना शुरू करता है, और काफी दिनों तक ये स्टॉक गिरता ही रहा। तो इसीलिए हम इसे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर सेलर के वजह से वो स्टॉक नीचे गिरता तो ही वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता। यहां पे तो बायर्स ने अपना कुछ पोजीशन लूज किया है, तो यहां पे इस केस में वो कोई रेजिस्टेंस नहीं बनेगा बट उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। यहां पे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि स्टॉक अपने 10 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा हो। वैसे तो EMA लगाने का तरीका आपको पता ही होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसके लिए आपको यहां पे इंडिकेटर्स में जाना है और मूविंग एवरेज टाइप करना है। तो यहां पे आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, बस इस पे क्लिक कीजिए और ये भी देखिए ऐसा कोई मूविंग एवरेज बनेगा। यहां पे आपको बस 9 EMA के जगह यहां पे आपको 10 लिखना है, इनपुट्स में आके 10 लिखना है, और बस बन गया आपका 10 EMA। तो यहां पे मेरे पास 2-2 EMA लग गया, मैं एक EMA को डिलीट कर देता हूं। ये देखिए स्टॉक ने EMA के पास बाउंस लिया है, इसका मतलब है कि स्टॉक ने EMA का सपोर्ट लिया है। हमारी तीनों कंडीशन यहां पे फुलफिल हो गई। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर का है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास है, और तीसरा स्टॉक ने एक 10 EMA का सपोर्ट लिया है। इसके बाद अगर मुझे एंट्री बनाना है तो मुझे एक टाइम फ्रेम नीचे आना पड़ेगा, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आने का रीजन यह है कि मैं इस टाइम फ्रेम में आकर देखता हूं कि स्टॉक की एक्टिविटी क्या है, ताकि मैं थोड़े सस्ते दाम पे स्टॉक को ले सकूं। ऐसा ना हो कि स्टॉक मेरे लेने के बाद थोड़ा सा नीचे गिरने लगे और मुझे लगे कि थोड़ा सा मुझे वेट कर लेना चाहिए था। यहां पे स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। ये देख रहे हैं कैंडल काफी स्ट्रांग मोमेंटम था, अगले कैंडल में भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम था, लेकिन ये कैंडल ऊपर से थोड़ा रिजेक्ट होता दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे कैंडल की बॉडी और छोटी हो गई है, यानी यहां पे एक्टिविटी और कम हो गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपना मोमेंटम धीरे धीरे लूज कर रहा है और हाई चांसेस है कि स्टॉक यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग भी जज करना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में यहां पे अचानक से एक बहुत बड़ा अप मूव आया, तो इसके पहले वाला कैंडल यानी कि कैंडल 1, ये एक सेकंड यहां मैं मार्क कर देता हूं कैंडल 1, ये देखिए ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है ना, और ये है कैंडल 3,
जैसा भी बनाया यार, आप एडजस्ट कर लो। ये कैंडल 3 है, ये कैंडल 2 और ये कैंडल 1। अब मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूं। ये देखिए, यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैंने ऑलरेडी इस पे एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और ये वीडियो आपको यहां पे सजेशन में दिख रहा होगा। यहां पे देखिए, ये जो कैंडल 1 का हाई है और ये कैंडल 3 का जो लो है, इसका लो, इसके बीच में आपको एक गैप दिख रहा है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी का कुछ ऑर्डर्स यहां पे पेंडिंग है और जैसे ही स्टॉक इस जोन में आए और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनाए, उस वक्त आपको एंट्री लेना है। इससे दो चीज होगा, पहला तो आपको स्टॉक काफी सस्ते में मिलेगा और दूसरा आपके लेने के तुरंत ही बाद उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए 1017 आपका एंट्री पॉइंट है, तो इसका जो 10 EM है, इसके जस्ट नीचे आपका SL होगा और जितने परसेंट का आपका SL है उसके 1:2 यानी कि 2 गुना ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे SL 3% का है तो आपका टारगेट 6% एटलीस्ट होना चाहिए। अब हम अगला कोई भी स्टॉक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिरमा देखते हैं। सिरमा किस सेक्टर का है, ये देखिए। सिरमा आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है और यहां पे आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारे लिस्ट में पहले से था। तो चलिए हम जल्दी से यहां पे सिरमा का चार्ट खोलते हैं। ये सिरमा के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्टॉक यहां पे अप ट्रेंड में है, लेकिन इसके असल ट्रेंड का पता हमें इसके वीकली टाइम फ्रेम में चलेगा। तो चलिए हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। यहां पे देखिए, स्टॉक यहां पे काफी स्ट्रांग मोमेंटम में था। इसके कैंडल से पता चल रहा है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था, लेकिन यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि स्टॉक को थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं तो ये देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक में थोड़ा सा रिजेक्शन आना शुरू हुआ है। एक विक दिख रहा है आपको। इसके दूसरे कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने थोड़ा बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन बायर्स ने फिर भी खरीद के स्टॉक को ऊपर ही रखा है। लेकिन एक चीज हमें यहां पे समझ आ रहा है कि यहां पे सेलर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई है। यहां पे जिस तरीके से बिल्कुल सेलर्स ही नहीं थे, लेकिन यहां पे सेलर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई है। और याद रखिए कि सेलर्स अभी बिल्कुल फ्रेश है। बायर्स यहां से स्टॉक को बाई करते हुए चल रहे हैं, लेकिन सेलर्स ने पहली बार अपना पोजीशन यहां पे बनाना शुरू किया है। और कोई भी पार्टी, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, जो भी फ्रेश होगा वही डोमिनेट करेगा। आपने WWE में भी देखा होगा कि जो प्लेयर थोड़ा नया आता है, थोड़ी देर के लिए वही डोमिनेट करता है। और एग्जैक्टली सेम केस स्टॉक मार्केट के साथ भी है। यहां पे अभी सेलर्स फ्रेश हैं, तो कुछ वक्त तक सेलर्स ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है। बायर्स ने यहां पे फंड लगाया, यहां पे फंड लगाया, यहां पे फंड लगाया, मतलब कई टाइम से वो फंड लगाते आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स के पास अभी फ्रेश फंड है। तो ऐसे केस में मैं स्टॉक को अभी बाई नहीं करूंगा। तो अब हम किसी दूसरे स्टॉक को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, मैक्स हेल्थ केयर, क्योंकि ये फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर का ही है। तो चलिए मैक्स हेल्थ केयर को ट्राई करते हैं। यहां पे मैंने मैक्स हेल्थ केयर का नाम सर्च किया। ये देखिए, यहां पे मेरे पास इसके 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट खुलकर आ गया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपने 10 EMA का भी सपोर्ट लिया है। तो एज यूजुअल हम इसके बड़े ट्रेंड को देखेंगे, तो इसके लिए हम यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में क्लिक करते हैं। और ये देखिए, क्या बेहतरीन चार्ट बना है। आप देख रहे हैं स्टॉक बिल्कुल अपने 10 EMA का सपोर्ट लेते हुए आ रहा है और यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक ने अपने 10 EMA का सपोर्ट लिया है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। अगर हमें इस पे एंट्री बनाना है तो इसके लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना होगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है और एंट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन लग रहा है। यहां पे देखिए, स्टॉक ऊपर गया, इसने रिटेस्ट करके 10 EMA का सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया और अभी ये अपने रिटेस्ट पोजीशन में ही है। यानी अभी एंट्री लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। देखिए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इसमें एंट्री लीजिए, बिल्कुल नहीं। आप बस समझिए कि स्टॉक में एंट्री लेते कैसे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने पहले डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक के ट्रेंड को देखा, उसके बाद इसके बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखा कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड कैसा चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि 1 डे टाइम फ्रेम में स्टॉक थोड़ा बुलिश लग रहा है बट वीकली टाइम फ्रेम में वो बेयरिश हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 1 डे टाइम फ्रेम में भी बुलिश होना चाहिए और वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश होना चाहिए। तो जब हमें दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक पसंद आ गया, उसके बाद हमने 1 आवर टाइम फ्रेम खोला और यहां पे हम देखते हैं कि क्या स्टॉक में तुरंत एंट्री लेना चाहिए या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और इससे बड़ी बात,
अगर आप चाहते हैं कि आपका छोटा ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ही तेजी से ग्रो हो, तो इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें।